जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अच्छे ढंग से और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन और बचा नहीं है आपके एग्ज़ाम को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है कि आपका जो ये 2 महीने का लगभग का जो मेहनत है ना, ये जो आप दिसंबर का बात कर रहे हो और जो जनवरी का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 2 महीने का आपका जो पूरा का पूरा तैयारी है, यही आपको टॉपर बनाने में और आपको रैंक दिलाने में मदद करेगा। क्योंकि आपने उधर क्या किया वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके जो लास्ट के 2 महीने हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट दिलाता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फोर्स लगा के दौड़ता है ना, वही रेस में क्या होता है, विनर होता है। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो आज का वीडियो क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 2 है आपका संघवाद, इस चैप्टर के हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बात करेंगे, एमसीक्यू पे बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मैं केवल एसएसटी का बात करूं तो साइंस के क्लासेस तो आप देख ही रहे हो, जिसमें बायोलॉजी का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और फिजिक्स का 2 चैप्टर आपका अभी तक हम लोगों ने ले लिया है। और अगर मैं बात करूं केवल और केवल एसएसटी का, तो अगर आप ध्यान से अगर आपने प्लेलिस्ट को देखा होगा तो आप पाओगे क्या कि इकोनॉमिक्स का भी आपको वीडियो बना हुआ है, 3 चैप्टर का ले लिया गया है। अगर आप हिस्ट्री का बात करोगे तो उसमें 2 चैप्टर का लिया गया है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का बात करोगे, अगर ये वाला वीडियो देख रहे हो तो इसको लेकर 4 वीडियो बन चुका है। ज्योग्राफी में देखोगे तो उसमें भी 4 वीडियो बन चुका है। तो यानी कि आपका 70% जो कोर्स है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव का जो चैप्टर बेस वाला है, हम लोगों ने ले लिया है। आपको बस क्या करना है ना कि जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट को जाके देखना है। क्योंकि देखो अभी ये मौका है, फिर ये मौका आएगा नहीं। क्योंकि मैं बोलता हूं कि समय पार हो जाएगा तो फिर आपको ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप 10th की तैयारी करना चाहते हो और आप झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि 10th पास करने के बाद भी जो झारखंड बोर्ड के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ साथ पॉलिटेक्निक की तैयारी और आकांक्षा 40 की भी तैयारी आपको आपके एग्जाम के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो रसगुल्लो देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र के पास होती है? तो जब मैंने चैप्टर का डिस्कशन करवाया था तो उसमें मैंने बोला था कि आपको 2 तरह के शासन व्यवस्था दिखेंगे। एक वो जिसमें एक व्यक्ति के हाथों में पूरा का पूरा शासन बागडोर रहेगा, और एक वो जिसमें शासन का बागडोर उसके स्तरों पे बांट दिया जाएगा। तो जिसपे शासन का संपूर्ण जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति के पास रहेगा, यानी कि केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। वही रसगुल्लो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर का 2 क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासन में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है? विभाजन होता है। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या है? संघात्मक, तानाशाही, राजशाही और एकात्मक। तब का क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था बोलेंगे, जिसमें सरकार या शासन व्यवस्था एक नहीं बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक स्तरों में बटी होती है, उसको क्या बोलेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्या आपका है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो अगर मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका में तो वहां पे संघात्मक शासन प्रणाली है। और याद रखिएगा अध्यात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पे अध्यक्ष जो है वो शासन के बागडोर को संभालते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे कि अमेरिका ने एक ये भी काम किया था कि ये बोला था कि अलग अलग देश मिलो और आकर हम लोग क्या करेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था चलाएंगे। लेकिन अगर शासन प्रणाली का बात किया जाए तो ये अध्यात्मक, यानी कि अध्यक्ष होते हैं, वहाँ पे राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, वही क्या करते हैं? पूरे के पूरे शासन के बागडोर को संभालने का काम करते हैं। यहीं पे देखो कि प्रश्न यह आएगा कि 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश का है? यानी कि कौन से देश ने 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण पेश किया है?
ऑप्शंस क्या है, भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन। तो ऑप्शंस क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या होगा, आपका आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और दो देश हैं, जिसमें एक तो आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया और एक देश का नाम क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है बताना है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। तो 5वें नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो देखिएगा, भारत में दो या दो से अधिक सरकारें शासन पे रहती है और जनता पे शासन करता है। जैसे आपको पता होगा, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है। तो जब दो या दो से अधिक जहाँ पे सरकार स्तर पे रहेंगी और वो काम करेगी, तो ऐसे शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और बहुत भी व्यय प्रश्न है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछते हैं। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना नल्ला पाकिस्तान बोलेंगे, या जो पाकिस्तान है ना हमारा, ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक देश का क्या है, आपका एक उदाहरण है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है। तो आपने भारत का नाम देखा ही होगा। भारत एक आपका क्या लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सऊदी अरब, नाइजीरिया का बात करेंगे तो ये आपका एक गैर लोकतांत्रिक देश है। आपको क्या करना है, याद रखना है, भारत क्या आपका लोकतांत्रिक देश है। तो बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो आप एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, तो थोड़ा टाइपिंग में स्प्रिंट है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश निम्न में से कौन नहीं है। यानी कि कौन जो है आपका वो संघात्मक शासन प्रणाली वाला आपका देश नहीं है। इसमें आपका श्रीलंका क्या होगा, आपका आंसर होगा, लेकिन बाकी सब में आपको संघात्मक शासन प्रणाली आपको देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका 8 नंबर का कि श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। यानी कि अभी भी श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एकात्मक शासन प्रणाली जो है आपको श्रीलंका में देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। अगले प्रश्न पे आएंगे। तो प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, कि किस देश में आपको एकात्मक शासन व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, श्रीलंका आपका आंसर होगा, लेकिन इन सारे देशों में आपको संघात्मक शासन व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि दो या अधिक राष्ट्रों को साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। यानी कि किस देश ने ऐसा क्या किया था कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों को मिलकर संघ बनाने का जो उदाहरण पेश किया था। तो अमेरिका ने भी किया था, स्विट्जरलैंड ने भी किया था और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से होगा, इनमें से क्या होगा, सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शासन व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। किस शासन व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार क्या होता है, दो या अधिक स्तरों वाली होती है। अगला प्रश्न आपका यह है, प्रश्न क्या है देख सकते हो कि किस शासन व्यवस्था में, प्रश्न क्या है, किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार होता है। यानी कि जो भी शक्ति हो या जो भी कानून बनाने का अधिकार हो, उस किस शासन व्यवस्था में आपको देखने के लिए मिलेगा, पंचायती, संघात्मक, एकात्मक या अध्यात्मक। तो क्या मिलेगा, संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा चीज आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी कि अगर संघीय शासन व्यवस्था है जहां पे दो या दो से अधिक सरकारें हैं, तो वहां का क्या मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन क्या है, देश की एकता, देश की क्षेत्र विविधताओं का सम्मान, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, ये सभी। तो याद रखिए ये तीनों के तीनों गुण जो है वो आपको संघीय शासन व्यवस्था में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। प्रश्न क्या आपका देख सकते हो कि निम्न में से कौन संघवाद का एक विशेषता नहीं है। इसमें से विशेषता नहीं पूछा है। तो ऑप्शंस क्या, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, सही बात। यहाँ पे जो सरकारें होती हैं वो दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, तो ये सही है। अगला क्या है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी अलग अलग स्तर की सरकारें बनती है वो एक ही नागरिक समूह पे तो अधिकार करती है। अगला क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते, ये गलत है। आप देखोगे तो सबके जो भी अधिकार क्षेत्र है वो सूची पे, आपको पता होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित है। अगला ऑप्शन क्या है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका क्या सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका गलत होगा। और आपके ऑप्शंस के क्वेश्चंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। कौन सा जो है आपका अधिकार का विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शंस क्या है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देता है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बट जाते हैं।
निर्वाचित पदाधिकारी एक ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है। सरकार की शक्ति शासन की विभिन्न स्तरों पर बटी होती है। तो देखिए ये तो आपका सही होगा, आपको पता होगा कि विभिन्न स्तर पर बटा हुआ है। और यहाँ पे जो भी अधिकार होता है वो कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका में बटा होता है। राज्य सरकारें क्या करती हैं कि अपना कुछ अधिकार क्षेत्र प्रांत सरकार को दे देती है। लेकिन अगर आप ये वाला देखोगे कि जो भी निर्वाचित पदाधिकारी होगा वो सर्वोच्च ताकत का उपयोग करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सत्ता का बंटवारा उनके पद और पदवी के आधार पर बांट दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितने सूचियों में किया गया है? तो 3 सूची में किया गया। 3 सूची है क्या माय डियर फ्रेंड? एक आपका होगा केंद्र सूची, जिसको हम लोग बोलेंगे केंद्र सूची। दूसरा क्या होता है आपका राज्य सूची, और तीसरा क्या हो गया आपका समवर्ती सूची। आपको याद रखना है। तो केंद्र सूची में केंद्र सरकार शासन बनाते हैं, कानून बनाता है, विधायिका पास करता है। राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या करता है? फैसला लेने का करता है। तो प्रश्न यहाँ पे आएगा कि भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित में से शामिल, यानी कि किस सूची में शामिल होगा जिसमें राज्य सरकारें क्या करेंगी? कानून बनाएगा। तो राज्य सरकारें राज्य सूची में कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच किन अधिकारों मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शंस क्या? नैतिक, आपातकालीन, विधायी और न्यायिक। तो याद रखिएगा जो भी विधायी शक्ति है उसका बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, या केंद्र सूची को संघ सूची भी बोलेंगे, तो उस पर क्या किया गया? बांटा गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार जैसे राष्ट्र महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो याद रखिएगा राष्ट्र महत्व के जो भी विषय होते हैं ना वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अब यहीं पे देखिएगा राज्य सूची में जो राज्य महत्व क्या आएगा, और समवर्ती सूची जो राज्य और केंद्र दोनों के लिए काम करेगा। और मतदाता सूची आपको पता होगा वोटर लिस्ट होगा जिसमें 18 साल के ऐसे वयस्क युवक जो भारत के नागरिक हों जिनको वोट देने का अधिकार हो उनका जो लिस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? मतदाता सूची बोलेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, इनमें से कौन संघ सूची के विषय है? पुलिस, व्यापार, कृषि, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय, शिक्षा, वन और विवाह। तो देखिएगा प्रतिरक्षा और विदेशी मामले और बैंकिंग जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा। शिक्षा, वन और विवाह जो है आपका ये आपका देखिए आपका विवाह तो और गोद लेना ये सारे अलग अलग आते हैं। शिक्षा देखोगे तो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। तो सबका अलग अलग मैंडेटरी है। देखो जैसे यहाँ पे प्रश्न आता है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए प्रांतीय महत्व लिख दिया तो क्या होगा? राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत क्या आएगा? ऑप्शंस क्या है? बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य और आपका क्या है? मुद्रा। तो राज्य सूची के अंतर्गत आपका जो है आपका वाणिज्य आएगा। कृषि जो होगा वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? कौन सा जो है आपका केंद्र विषय में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा कि कानून व्यवस्था जो होता है ये आपका विधायी में नहीं आता है, बल्कि मैं बोलूंगा कि एक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो रेलवे, मुद्रा और बैंकिंग जो है आपका केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है आपका वो आपका इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि किस सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी काम होता है वो दोनों के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे आ सकता है, देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। रखेगा शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी ये क्या आएगा आपका? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। अब यहीं पे एक प्रश्न पूछ देता है जो इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा कि पहले था 47 विषय। ये जो 47 विषय था वो संविधान का जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1976 में। तो उस समय ये जो 47 था इसका संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 52 कर दिया गया। तो समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया वर्तमान में? तो क्या बोलोगे? 52। और अगर पूछेगा कि मूल रूप से कितना था तो क्या बोलोगे? 47 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शिक्षा की सूची किस सूची में शामिल है? शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर का प्रश्न क्या है कि समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका
कानून लागू होता है। अगर समवर्ती सूची का कोई विषय, जैसे आप देखोगे शिक्षा हो गया, गोद लेना हो गया, विवाह हो गया, और उस पर कोई विवाद चल रहा है, तो अंततः कौन ऐसा सरकार है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मैं बात करूंगा, जो क्या करेगा कि जिसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, तो ये केंद्र सरकार होता है। अगर विवाद चलेगा तो उसमें अंतिम फैसला लेने का जो निर्णय होगा वो किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में अवशिष्ट माने बाकी बचे, यानी कि जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में दे दिए और जो बच गया वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो याद रखिएगा वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 30 नंबर का प्रश्न माय डियर फ्रेंड, प्रश्न क्या आपका कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, तो जो न्यायपालिका होता है ना, ये क्या करता है, दोनों के बीच में विवादों का निपटारा करने का काम करता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका एक सुमेलित करने वाला इस वाले चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आएगा, मिलान करने वाला। तो क्वेश्चन क्या है कि राज्य सूची निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पे राज्य सूची नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन से यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे खंड ए और खंड बी बना हुआ है, तो राज्य सूची जो होता है राज्य सरकार राज्य सूची बनाता है, ये तो आपका सही है। केंद्र सरकार संघ सूची बनाता है, संघ सूची केंद्र सरकार जो है उसकी जो भी शक्ति होती है वो संघ सूची के अंतर्गत है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र और राज्य जो सरकार होती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत अपना विधायी शक्ति पारित करता है। जी हाँ, लेकिन स्थानीय सरकार के पास अवशिष्ट शक्ति नहीं होता है, बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 कि जो 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका क्या है, गलत है। तो बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यानी कि सही वाला बताना है। तो आप देखोगे संघ सूची का बात करोगे तो संघ सूची में पुलिस, कृषि और व्यापार नहीं आता है, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वही अगर आप प्रतिरक्षा, बैंकिंग और संचार का बात करोगे तो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। और विवाह, वन और उत्तराधिकारी ये तो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन अवशेष शक्ति जो है राज्य सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है। चूंकि पूछा है कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका जो सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा गलत आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा आपका, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो भारतीय संघ का अध्यक्ष जो है आपका कौन होता है, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, यह तो आपका सही है। अगर आप देखोगे राज्य का उपराष्ट्रपति नहीं होता है, बल्कि जो राज्य का जो होगा वो आपका राज्यपाल आप बोल सकते हो, या आप जो मुख्यमंत्री आप बोल सकते हो। नगर निगम का मेयर होता है, और ग्राम पंचायत का सरपंच या मुखिया होता है। जी हाँ दोस्तों, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, गलत है। और यही वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर का प्रश्न है आपका कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है आपका सत्य, कौन सा कथन गलत आपका बताया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे आगे बढ़ावा देना, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना, विभिन्न स्तरों के बीच सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो देखिएगा अगर 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर अदालत जो हमारा अदालत है जिसमें न्यायपालिका का काम बोलते हैं हम लोग, तो इसका काम है कि संविधान का और जो भी विभिन्न स्तर की सरकार है उनके बीच विवादों का या उनके अधिकारों का व्याख्या करने का भी अधिकार जो है वो अदालतों के पास यानी कि न्यायपालिका के पास होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर का कि एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहेंगे, तो उसे गठबंधन की सरकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 किया गया था, और इसी से भारत में पहला जो है भाषा आधारित राज्य की स्थापना हुआ था। आपको याद रखना है, तो आपको बताना है कि भाषा आधारित राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो जो पहला राज्य था वो क्या था, आपको क्या करना है, कौन बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, आपका यह प्रश्न है। तो बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो आपको याद रखना होगा भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 क्या है आपका यूनाइटेड टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही होगा। किसका, तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका 8 और ऑप्शन नंबर 3 होगा। और भारत में कितने राज्य, तो 28, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो देखिएगा 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, लेकिन मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 2000 ईस्वी को पूरा 14 नवंबर क्या है आपका 2000 आपका क्या होगा ईस्वी होगा। आपको क्या करना है, याद रखना है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा कि जो संथाली भाषा है उसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी का प्रतिशत कितना है? तो 44% जो लोग होंगे वो राजभाषा हिंदी बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया, आपको ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय भाषा नहीं बोला है। याद रखिएगा भारतीय संघ में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि सभी के सभी क्या है, राजभाषा है। तो 44% लोग जो है भारत में हिंदी बोला करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अरबी जो है वो भारत के अनुसूचित भाषा में नहीं है, लेकिन मैथिली, संथाली और असमिया जो है आपकी वो अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों में दे दी जाती है उसको क्या बोलेंगे? तो गठबंधन, केंद्रीकरण, अंगीकरण या विकेंद्रीकरण? तो क्या बोलेंगे? विकेंद्रीकरण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा, जिसमें केंद्र और राज्य से क्या करते हैं, शक्ति को लेते हैं और स्थानीय सरकार को दे देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन शामिल है? तो केंद्र सरकार नहीं भाई, ये आपका एकात्मक आएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, केंद्र और राज्य स्थानीय सरकार, तो ये आपका पता होगा कि ये तो आपका कहीं ना कहीं एक से अधिक स्तर है, राज्य सरकार भी नहीं होगा, लेकिन आप देखोगे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार ये तीनों का तीनों क्या आएगा आपका विकेंद्रीकरण में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो जो स्थानीय सरकार होगा ना वो क्या है, भारतीय संघ का तीसरा स्तर है। आपको क्या करना है, याद रखना है। तो पहला स्तर क्या हो गया, केंद्र सरकार, दूसरा क्या हो गया आपका राज्य सरकार और तीसरा क्या हो गया आपका स्थानीय सरकार। आप क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा, देखोगे क्या पूछेगा कि भारत में स्थानीय सरकार प्रणाली को कितने स्तर में बांटा गया है? तो 3 स्तर में बांटा गया। 3 स्तर है क्या? 3 स्तर का बात करें तो एक तो हो गया आपका जिला स्तर पे, दूसरा आपका हो गया ग्राम स्तर पे और तीसरा क्या हो गया आपका वार्ड स्तर पे। आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जानते हैं? तो उसे स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन का नाम जानते हैं। याद रखिएगा बच्चे जो होते हैं ना वो ग्राम पंचायत मार के आ जाते हैं, गलत होता है। ग्राम पंचायत राज्य सरकार और जिला परिषद नहीं होता है, बल्कि स्थानीय स्वशासन होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला का प्रश्न है कि भारतीय पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान के 73वें संशोधन कब किया गया? यानी कि कब जो है वो संविधान का 73वां संशोधन किया गया था? तो 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। आप प्रश्न इस प्रकार से भी पूछेगा कि भारत में वास्तविक केंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? तो ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन यानी कि 1992 में हुआ था। आपको क्या करना है, ये बात याद रखना है। बात करें 51वें प्रश्न का, तो कौन सा कथन क्या है आपका गलत है? क्या है, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता नहीं है? ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका यही सही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन को देखते हैं कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। जी हाँ दोस्तों। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। जी हाँ दोस्तों। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका गलत होगा और यही वाला आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि पंचायती राज में नियमित चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसका है? तो राज्य चुनाव आयोग का होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? तो पंचायत राज का प्रमुख इकाई क्या होगा आपका? ग्राम सेवा सभा होगा। ग्राम सभा आपका क्या होगा, आपका पंचायती राज का प्रमुख इकाई होता है। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर का कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलकर किसका गठन किया जाता है? जब कई ग्राम पंचायतों को मिलाएंगे उससे किसका गठन किया जाएगा? तो उससे पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा स्थानीय शासन और पंचायती राज दोनों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत कहाँ से आएगा? तो आपको पंचायती राज, और नगर पालिका और नगर निगम किसमें आएगा? स्थानीय सरकार के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है डैश कहलाते हैं। उसको क्या बोलेंगे? उसको नगर पालिका या नगर निगम बोलते हैं। और नगर निगम के प्रमुख कौन होते हैं? मेयर होते हैं। आपको याद रखना है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलेंगे? तो उसे मेयर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका
प्रश्न है नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको मेयर बोलेंगे। रखिए ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया बोलेंगे, आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न ये भी आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? तो महिलाओं के लिए सीटें जो है आपकी आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न ये भी आएगा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 1/3 क्या है आपकी सीटें जो है आपकी आरक्षित है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछेगा जो प्रतिशत में पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षण का प्रदान किया गया है? तो 33% जो सीट है उसको क्या किया गया? आरक्षण दिया गया है। आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये जितने भी प्रश्न थे ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि आप क्या करो कि आप देखोगे कि आपके लिए हम लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हमारी मदद करना है। मदद कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड, बस इस चैनल को, ये जो आप प्यारा सा प्रीतम एकेडमी चैनल देख रहे हो, ये अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आज आप हमारी मदद करते हो और आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आते हैं तो नंबर आपका ही आएगा ना, सपोर्ट तो आपका ही होगा ना, और आप सीखोगे, आप जानोगे और आगे जाके बढ़ोगे और भविष्य में कुछ बड़ा करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।